हेलो एवरीवन। आज हम लोग कल से आगे के पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। आज का आपका पहला पॉइंट है कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है। तो कहने का मतलब हुआ कह रहा है कि भाषा सीखने का मतलब होता है कि किसी भी संस्कृति को सीखना। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो क्या करते हैं, हम उसकी संस्कृति को भी तो जानते हैं ना। तो हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति जो हमारी है वो भाषा सीखने का एक अहम हिस्सा कहलाता है। ठीक है। दूसरी पॉइंट है आपका, दूसरी पॉइंट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी विधि होती है। तो हमने आपको जब पढ़ाया था व्याकरण के बारे में भाषा में, तो वहाँ पर हमने बताया था कि व्याकरण पढ़ाने की सबसे उचित विधि जो होती है वह आगमन विधि होती है। अब कहिएगा सर आगमन विधि क्या होता है। तो आगमन विधि होता है कि इसमें हम किसी भी चीज़ को उदाहरण से नियम की ओर लेके जाते हैं। मतलब पहले हम बच्चे को उदाहरण समझाते हैं और फिर हम नियम का निर्माण करते हैं। और इसी का एक और भाई होता है, कहिए भाई कहिए या जो भी कहिए, एक होता है निगमन विधि। तो निगमन विधि में क्या होता है कि निगमन विधि में हम ना पहले नियम बनाते हैं और उसको नियम से हम उदाहरण की ओर जाते हैं। मतलब पहले कोई नियम बना दिए और उसको हम किसी पर लागू किए, तो उसको हम बोलते हैं निगमन विधि। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि व्याकरण शिक्षण की सबसे उचित विधि जो है आपका आगमन विधि होगा। अगली पॉइंट है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य। मतलब बात की जा रही है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होगा वो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि उच्च प्राथमिक मतलब 6 से 8 की बात की जा रही है, 6 to 8 की बात की जा रही है। तो 6 to 8 में जब हम बच्चे को भाषा सिखाते हैं तो 6 to 8 के बच्चे अक्सर व्याकरण सीख रहे होंगे, अच्छा खासा सीख रहे होंगे। तो उसमें हम क्या बताते हैं, भाषा का नियम कानून बताते हैं, भाषा की क्रमबद्धता बताते हैं कि भाषा को कब कहाँ कैसे लागू करना है, कब हम कैसे बोलेंगे, कैसे समझाएंगे। किसी अगर हम कोई वाक्य बोलेंगे तो कौन सा सेंटेंस ये शब्द कहाँ पर होना चाहिए, ये सारे चीज़ नियम और क्रम को समझाते हैं। साथ ही साथ भाषा का विश्लेषण भी समझाते हैं। मतलब कैसे हम उसको व्याख्या कर सकते हैं किसी दूसरे के सामने, अपनी विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपका इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगली पॉइंट आपका आता है मुक्त अंत वाले प्रश्न को हल करते समय विद्यार्थी अपने विचारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करता है, जिसमें रचनात्मकता को भी दर्शाया जाता है। तो पहले तो जानिए कि मुक्त अंत वाला प्रश्न होता क्या है। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न कहने का मतलब है कि वैसा प्रश्न जिसका अंत नहीं हो, मतलब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया गया, अब उसका आंसर लिखने के लिए कहा जाएगा, तो क्या है कि वह ऐसा प्रश्न है जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब कि आप उस प्रश्न को कुछ और आंसर लिखिएगा, आपके फ्रेंड कोई और आंसर लिखेंगे। मतलब हर व्यक्ति उसमें अपने अपने बातों को लिखेगा, अपने अपने हिसाब से देगा। ठीक है, अपने अपने हिसाब से अपनी बातों को, विचारों को अभिव्यक्त करेगा। और इसमें प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, तो इसमें आपका जो प्रश्न आएगा वो आएगा कब, क्यों, कैसे करके आएगा। मतलब क्वेश्चन में क्यों, अब क्यों अगर लग गया, या इसकी व्याख्या कीजिए, या इसका विश्लेषण कीजिए, या इसको विस्तार कीजिए, या आलोचना कीजिए, या तर्क कीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आया तो समझ जाइए कि यह प्रश्न ओपन एंडेड प्रश्न है। मतलब इसका जो आंसर होगा वह एक ही आंसर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर, बस सबका विचार अलग अलग होगा। दूसरा होता है बंद अंत वाले प्रश्न, क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड कहने का मतलब होता है कि वो ऐसे प्रश्न जिसका एक और एक मात्र ही आंसर होगा, दूसरा कोई आंसर नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए 2 + 3 = 5 होता है,
तो ये हमारे लिए भी 5 ही है और पूरे भारत के आदमी के लिए भी यह 5 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ये 6 आ जाएगा और किसी के लिए ये 10 हो जाएगा, ऐसा ये कतई नहीं है। अब क्या होता है कि जब मुक्त अंत वाले प्रश्न की बात करते हैं तो रचनात्मकता की बात होती है। मतलब कहने की बात हुई कि जब मुक्त अंत वाले प्रश्न में बच्चे जब बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि बच्चे अपने विचारों की अभिव्यक्त करेंगे। तो जब अपने विचार जब बच्चे अपने मन से निकालते हैं तो उसमें सृजनात्मकता होती है, रचनात्मकता होती है, मतलब नयापन कुछ आता है, एक नया विचार आता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रचनात्मकता या सृजनात्मकता। और यही आपका ये आता है मुक्त अंत वाले प्रश्न के अंतर्गत। अगली पॉइंट है पियाजे का मानना है कि, जिन पियाजे का नाम आप लोग सुने ही हैं, पियाजे का मानना है कि पहले विचार आता है, बाद में विचारों का भाषागत रूप प्रदान किया जाता है। मतलब भाषा विकास के क्षेत्र में पियाजे ने अपना योगदान दिया है और इनका कहना है कि बच्चे में पहले विचार का उत्पन्न होता है, मतलब उसके मन में विचार आता है और जो विचार उत्पन्न होता है वही विचार भाषा का रूप ले लेता है। जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे के मन में पहले भाषा आता है और वही भाषा के रूप में विचार निकलता है, ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये पॉइंट आपका करीब करीब सीटेट में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। अगली पॉइंट है भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या हो सकता है। तो बच्चे की भाषा आकलन की बात की जा रही है कि भाषा आकलन का उचित तरीका क्या हो सकता है। तो बच्चे को चित्र वर्णन एवं प्रश्न पूछने का अवसर देना। चित्र वर्णन मतलब कोई चित्र को दिखा करके उसका वर्णन करने के लिए हम बच्चे को कहेंगे, मतलब कोई चित्र दिखाएं, जैसे गेंद दिखाएं या सेब दिखाएं और बोलेंगे कि अब इसके बारे में आप एक्सप्लेन करो, अब उसके बारे में बताएगा। तो इससे बच्चे में भाषा का विकास अच्छे तरह से होगा। साथ ही साथ कह रहा है कि बच्चे को भाषा विकास के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। अवसर प्रदान मतलब ऐसा मौका दीजिए कि बच्चे वहाँ पर भाषा बोल सके। एज ए शिक्षक, एज ए अभिभावक बच्चे को बोलने का अवसर देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ज़्यादा बच्चे का भाषा का जो है विकास हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे चलेंगे, अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि भाषा शिक्षक के रूप में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब कि विद्यालय में एक शिक्षक बच्चे के सामने किस प्रकार से भाषा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा, भाषा प्रयोग के लिए, भाषा विकास के लिए कैसे अवसर डेवलपमेंट करेगा। तो देखिए कई तरीका इसका हो सकता है। या तो शिक्षक वाद विवाद के लिए कोशिश करेगा, बातचीत वार्तालाप के लिए कोशिश करेगा कि आपस में बातचीत कर पाएँ, या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी कराएगा जिसमें एक दूसरे बच्चे का एक दूसरे से बातचीत या कन्वर्सेशन मीन संप्रेषण हो सके। तो ये करने के लिए एक शिक्षक के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबसे बड़ा चुनौती होता है कि सर्वप्रथम कि किस बच्चे को किसके साथ रखा जाए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे आपके विद्यालय में होते हैं, सभी का विचार एक जैसे नहीं होते हैं। देखे होंगे कि एक समूह के बच्चे अलग होते हैं, एक समूह के अलग होते हैं। तो अगर समूह से अलग रखेंगे तो यह भी हो सकता है कि दूसरे समूह में पता नहीं वो सही से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक विचार या एक समूह वाले बच्चे को एक समूह में ही रखें ताकि वो अच्छे से अपने समूह में कन्वर्सेशन को कर सके। अगली पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है, यदि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करें तो एक भाषा शिक्षक के रूप में यह करना चाहिए कि शब्दों को
सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो देखिए इस पॉइंट को सुनिए थोड़ा गौर से। जैसे हमने अधिगम पढ़ाया, वहाँ पर भी बताया है, कई जगह पर बताया है कि सीखना जो होता है उसमें एक त्रुटि जो होता है, त्रुटि हमेशा आपका कार्य करता है, सीखने में सहायता करता है। बिना त्रुटि का जब तक कोई गलती करेगा ही नहीं तब तक सीखेगा ही नहीं। तो गलती जो है सीखने में एक सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब बच्चा वर्ण या शब्द में गलती करता है तो उसको सही शब्द लिखने के लिए हम कहते हैं, या फिर हम उसको सही शब्द लिख करके दिखलाते हैं कि ये आपका सही शब्द होगा। जब ये सही शब्द लिखते हैं तो हम बच्चे को कहेंगे कि जो आप लिखे हो वो शब्द और जो हम लिखे हैं वो शब्द, दोनों को आप अवलोकन करो और देखो कि इसमें क्या अंतर आ रहा है, क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है कि तुम लिखे हो उसमें क्या कमी है, या हम लिखे हैं वो कैसा है। तो ये बच्चा जानता है कि टीचर गलत नहीं लिखेगा तो वो सही लिखा होगा, तब वो अपने में देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मेरा गलत है, मेरे में ये नहीं है। तब वो क्या होगा, सीखेगा। तब वो सीख जाएगा कि नहीं, अब अगली बार से लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। क्लियर है? आज का आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सब था वो सारे पॉइंट मैंने आज तक करा दिया। अब आपका कुछ पॉइंट बच गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2-3 है भाषा का सिद्धांत, एक है चॉम्स्की, एक है वाइगोस्की, एक है पियाजे। तो ये 3 है आपका भाषा का सिद्धांत जिससे कि आपका क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 आपको मैं बतला दूंगा। और इसके साथ साथ बच गए हैं गद्य और पद, मतलब गद्यांश और पदांश, जहाँ से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो ये अगर बनाना सीख गए तो बहुत ही आसानी से आप वो 15 नंबर को हासिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। That's all। और आप लोगों से आशा है कि आप लोग इस 1 महीना जो बच गया है, इस 1 महीने में आप लोग बेहतर तैयारी करें और कोशिश करें कि जितना सेट बना सकते हैं उसको बनाइए। जितना सेट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसका अटेम्प्ट कीजिए। जितना क्वेश्चन आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाता है उस क्वेश्चन को पकड़ लीजिए, क्योंकि सीटेट जो है अक्सर आपका प्रीवियस ईयर से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन को रिपीटेड करता है। बस थोड़ा सा अंतर यही होता है कि कभी शब्द को बदल देता है, शब्द को